गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री के लेसन 1, जिसका नाम है आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ मतलब कि कब, कहाँ, कैसे, कब और कहाँ। यानी कि इतिहास के उन घटनाओं के बारे में हम जानेंगे कि इतिहास में कौन सी घटना कब, कैसे और कहाँ घटी। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके क्लास से पहला पॉइंट से कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर fascinated with dates. There were heated debates about the dates on the rulers were crowned and battle were fought in the common sense nation fought. यहाँ तक कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई और कब 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 ताजपोशी हुई और कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। इसके अलावा इन द कॉमन सेंस नेशन history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is about still memorizing dates. It such a conception true. और बहुत सारे लोग इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई इतिहास तो, आप भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत सारी ऐसी पॉइंटें हैं जिसको हम समझेंगे। तो अब समझते हैं कि हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. इट इज अबाउट finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time and we talk before and after. और जैसे कि इनमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इस संबंध से, इस बात से यह अतीत की चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि पहले ये होता था, अब ये हो रहा है। यही एक प्रकार से इतिहास को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क historical question about what we see around us. We take things for granted. इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों को हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ भी हमने दिख रहा है वह क्या है, मानो हमें जो कुछ भी दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली इन हिस्टोरिकल वाचिंग समवन टू क्रॉप एट द टी एंड रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी सड़क के किनारे चाय या कॉफ़ी की दुकान, तो क्या हम ये सोचना थोड़ी शुरू कर देते हैं कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया था। ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते, उसके बाद हम आएंगे व्हेन वर लुकिंग आउट द विंडो ऑफ द ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ
when where railways built, the how did people travel long distance before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how the people to hear about things before news began to printed. इसके अलावा जब आप रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं तो आपके जहन में यह सवाल आता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने के पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार कर पाते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को इन सब के बारे में जानकारियां कैसे मिलती थी। अब आगे बढ़ेंगे, हम चलते हैं आगे पेज पे। all such historical question refer us to back to notion of time, and but time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates and into process that happen over the period of time. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं जो कि के लिए तारीख तय करना वाकई गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for the process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took places within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes became visible. और धीरे धीरे इस क्या हुआ, चाय की शुरुआत के बारे में हम बात कर रहे थे तो दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पे चढ़ा। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है और धीरे धीरे लोग इसमें ज़्यादा डूबते हैं, तब जाकर के ये एक दिन से ये कोई पार्टिकुलर डे नहीं होता है जिसके दिन से चाय पीना लोग शुरू कर देते हैं। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है और ऐसे हम सिर्फ एक अवधि ही के बारे में बात कर सकते हैं और यह लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। Why then do we continue to associate history with the starting dates? This association has a reason. There was a time when history was the account of battle and big event. It was about rulers and their policies. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in the histories such as these, debates about dates continue to the important. तो फिर लोग इतिहास की तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह है एक समय था जब युद्ध की बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजाओं महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि कौन से साल में राजा अपनी गद्दी पे बैठे, यानी कि राजा राज करना शुरू किए, किस साल उनकी शादी हुई, किस साल घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल
और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, उसके बाद अब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित ही तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। आगे बढ़ेंगे। As you have seen the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of issues, other issues and other questions. They look at the people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and how न्यू आइडियाज स्प्रेड एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज। अब आप लोगों ने जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में यानी कि 6 और 7 क्लास में आपने क्या पढ़ा है, तो आप पढ़े हैं कि इतिहास की बहुत सारे मुद्दों को आप लोगों ने पढ़ा है। दूसरे सवाल में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, यानी कि कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वे लोग क्या करते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर के निर्माण कैसे हुए, बाजार किस तरह बने और किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदला। ये सारे चीज हम लोग 6 और 7 में पढ़े हैं। अब आते हैं तारीखों के बारे में। विच डेट्स, यानी कि डेट किस प्रकार निर्धारित होता है, डेट की क्राइटेरिया क्या है, डेट को जानने के लिए क्या किया जाता है। तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, यानी कुछ तारीखों के महत्वपूर्ण मानने के लिए एक पैमाना क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होती है। अब आगे समझेंगे। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important if our focus of study changes. So if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. यानी कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, तो जो हम तारीखों को चुनते हैं उसके, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं यानी कहानी लिखते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर और चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरियन रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। जैसा कि मान लीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। और ये इतिहास दिस हिस्टोरीज began with the rule of the first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten in the Lord Mountbatten। अब जैसा कि इनमें हर गवर्नर जनरल का एक अपना रोल है, जैसे कि शुरुआती दौर में हम मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में वारेन हेस्टिंग से लेकर के और अंतिम वायसराय माउंटबेटन तक, ठीक है। In separate chapter we read about deeds of other Hastings, Wellesley, Bentinck और डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लेटन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन्स। और हम अलग अलग अध्याय में इन सबके कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कैनिन का, लॉरेंस का, लिटन का, रिपन का, कर्जन का, हार्डिंग्स का और इनविन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इट वाज द सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। और इसके अलावा ये जो इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया ही रहता था। इसके अलावा ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री
books were linked to the personalities, to their activities, policies, achievement. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of the lives marked the different chapter of the history of British India. इसके अलावा इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनके गतिविधियां और नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था और यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बना था। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, अवधि कैसे तय करते हैं। तो इन 1817 जेम्स मिल ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड ए मैसिव 3-volume वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way looking at Indian history? अब समझते हैं 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने भारत को 3 काल में बांटा है। कौन कौन सा? तो इसको समझने के लिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था और कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। और क्या आपको इस इतिहास को समझने में कोई समस्या दिखाई देती है? आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? वी डू सो इन द अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम इट सेंट्रल फीचर एज अपीयर टू अस, सो द टर्म थ्रू which we periodize that a democrat the difference between period become important. They reflect our ideas about past. They show how we see significance of the change from one period to the next. आगे बढ़ते हैं। मिल को लगता था कि सारे जो एशियाई जो हैं वो क्या थे, इतिहास को अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों की गई थी? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं और हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व है। ठीक है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप एंड अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religions, intolerance, caste taboos, and the superstitions practices dominated social life. और मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है और इतिहास में उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तनाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं हम। British rule Mill felt could civilize India to do
To do this it was necessary to introduce European manners, arts, institution and law in India. और मिल ये चाहता था कि ब्रिटिश शासन में भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और इस काम के लिए जरूरी था क्या, भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थापन और कानून को लागू किया जाए. मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable to progress without British help. और वह यह भी मानता था कि मिल यह भी मानता था कि यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके. उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है. ठीक है. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल was one of darkness. Can such a conception be accepted today? इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था. क्या इस तरह का धारणा स्वीकार किया जा सकता था? इन एनी केस In any case, British rule represent all forces. ठीक है. In any case, can we refer to the any period of history? Sorry. British rule represent all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted? क्या इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, अंग्रेजी शासन के से सारा अंधकार का दौर था? क्या इस तरह की धारणा स्वीकार किया जा सकता था? इन एनी केस कैन वी रिफर टू पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फैक्ट्स एग्जिस्ट सिमुलटेनियसली इन दिस पीरियड्स. व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली through the religion of rulers of the time? To do show it is to suggest that the lives and practices of the other do not really matter. We should also remember that even ruler in ancient India and did not all share the same faith. क्या इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में, क्या इन सारे समयों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता. हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था. आगे बढ़ते हैं. प्राचीन भारत में जितने भी शासक थे लगभग सभी एक धर्म के नहीं थे, वे सभी अलग अलग समुदाय के थे. आगे बढ़ते हैं. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. और अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को अलग हटकर भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पे 3 वर्गों में बांटा. एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मेडिवल यानी कि मध्यकालीन और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास में बांटा. आगे बढ़ेंगे. इट इज ए periodization that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all forces and modernity, science, reason, democracy, liberty, equality. इसके अलावा आधुनिक जो थे भारत में इतिहास के इन खंडों को बांटने की यह समझ
पश्चिम से आई है, यानी पश्चिमी देशों से आई है, और पश्चिम में आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों का विकास युग भी माना जाता है। मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। कैन वी uncritically accept that categorization of the modern period to describe the period of our study? और जहाँ आधुनिक समाज में, उसके लिए मध्यकालीन समाज में ये समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? ठीक है। As you will see in the book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was period one of economic growth and progress. अब आप जानेंगे, आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे ये कि क्या, जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति और न ही आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मेनी हिस्टोरियंस देयर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और बहुत सारे इस इतिहासकारों ने इस युग को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना। अब जानेंगे कि औपनिवेशिक युग क्या होता है। तो इन दिस बुक वी विल रीड, यहाँ पे यू लिखा है, हमने भी पढ़ा, यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ ब्रिटिश केम टू कनकर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। और इस किताब में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। इसके अलावा subjugating local you will see how they establish control over the economy and society, collect revenue to meet all their expenses, brought the goods they wanted at low prices, and produced crop they needed for export. And you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule and brought about the values of tastes and customs and practices when the subjugation and one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process of colonization. अब हम जानेंगे कि इस किताब में हम आपको बता रहे थे कि कैसे जानेंगे कि क्या हुआ था। तो हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल यानी टैक्स वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए ज़रूरत के चीज़ों को भारतीयों पर दबाव देकर ज़बरदस्ती कम दामों पे खरीदा। उसके बाद निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, जैसे कि यहाँ उनको ज़रूरत थी इंडिगो की, तो इंडिगो की खेती करवाए भारत के लोगों से। इसके अलावा बहुत सारी जैसे जोर ज़बरदस्ती उन्होंने भारत के लोगों से करवाया और भारत के लोगों के पसंद नापसंद का ख्याल न रखते हुए यहाँ के लोगों को दबा करके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाया और इसी व्यवस्था को औपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। You will however find that all classes and groups did not experience that changes and in the same way, that is why book is called Our Past in the Plural. अब लेकिन जल्दी ही आप अब ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कि इसके आवर पास्ट के बारे में, इसकी बुक का नाम आवर पास्ट इसीलिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, हम किस तरह जानते हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के
पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन से स्रोत का इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, यानी कि प्रशासन द्वारा अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन जो होता है वो अभिलेख तैयार करता है। अब जानेंगे once important source of official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instructions, plans, policy, decision agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was gone, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. अब अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए हर निर्देश, हर योजना नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था और ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उस समय पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स needed to be carefully preserved, so they set up records rooms attached to all the administrative institutions. The village tahsildar's office and the collectorate and the commissioner's office, the provincial secretariats and the law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museum were also established to preserve important records. अंग्रेजों को यह लगता था कि अहम दस्तावेजों को, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय यानी कि जो सेक्रेटरिएट होता है, कचहरी और सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा करके रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी बनाए रखे थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लेटर्स, मेमो एंड मेमोज moved to from one branch of the administration to another, and early years of the 19th century call still be read in the archives. You can also study the notes and reports that districts official prepared or the instructions and the directives that we were sent official at the top of the provincial administration. इसके अलावा 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को हम आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं और वहां हम जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, सुझाव इत्यादि के बारे में भी हम जान सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे इन द अर्ली ईयर्स ये तो बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानेंगे सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, यानी कि सर्वेक्षण का महत्व क्या था। तो in the practice of surveying also become the common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. अब हम जानेंगे
कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान सर्वेक्षण का चलन बहुत महत्वपूर्ण होता था। सर्वेक्षण क्या होता है? यानी कि बहुत सारे सर्वे किए जाते थे। गांव की जनसंख्या हो गया, गांव के डिटेल्स यानी कि गांव में कितने लोग हैं, उसके लिए एक सर्वेक्षण किया जाता था, जो कि जिसमें बहुत सारे सर्वे आते थे, जैसे आर्चियोलॉजिकल, जूलॉजिकल, बोटेनिकल यानी कि पेड़ पौधों की संख्या के बारे में रिकॉर्ड रखना, और इसके अलावा वहाँ पे स्थित जनसंख्या के बारे में रिकॉर्ड रखना, वहाँ पे जंगलों के बारे में रिकॉर्ड रखना, ये सारा पूरा तत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण इत्यादि किया जाता था। यानी कि उसके सारे रिकॉर्ड्स राजा के पास या कंपनी के पास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उसके पास मौजूद होता था। आगे जानेंगे व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, और अधिकृत रिकॉर्ड्स में क्या पता नहीं चलता था। अब इस प्रकार के रिकॉर्ड में क्या पता नहीं चलता था, तो फ्रॉम द वास्ट कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते थे, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज किया जाता था, नहीं किया जा सकता था कि ये सारे रिकॉर्ड सरकारी हैं, और सारे रिकॉर्ड सरकारी हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। दे टेल्स द व्हाट ऑफिशियल थॉट, और ये ऑफिशियल थॉट के बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा दे वेयर इंटरेस्टेड इन द दे ऑल विश्ड टू प्रिजर्व द पोस्टेरिटी। इसके अलावा ये सारे रिकॉर्ड जो होते थे हमें ये बताते थे कि ऑफिसर क्या सोचते हैं, ऑफिसर की सोच क्या है। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, नहीं आपका लगभग ख़त्म हो गया, इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को वे लोग जानते थे। ठीक है, धन्यवाद। आगे आप लोग इस लेसन को पूरी तरह एक बार स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।